हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गुडविल है उसको हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट या इवैल्यूएट करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का। यहाँ पे हम अब पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ से हम गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखने वाले हैं, वो भी कैसे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, अल्टीमेटली आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमें क्यों पढ़ना चाहिए या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो देखो, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, उसको बेसिकली उसमें ना एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जो प्रॉफिट होते हैं वो हर साल के प्रॉफिट को, चाहे प्रॉफिट अभी रिसेंट वाला हो या चाहे प्रॉफिट पुराना हो, वो जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सारे प्रॉफिट को ऑन एन एवरेज सबको इक्वल वेट देता है। उसका ड्रॉबैक ये है कि सबको इक्वल वेट दिया जाता है। लेकिन जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है ये रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वेट का मतलब यहाँ पे इस तरीके समझो, वेट का मतलब है इम्पॉर्टेंस से, कि कौन सी चीज़ कितने इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा भार देते हैं, और जो हमारा पुराना ईयर का प्रॉफिट होता है मतलब उसको हम कम भार। जो जितना प्रॉफिट पुराना होगा उसको कम इंपॉर्टेंस, जो जितना रिसेंट होगा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अब ऐसा क्यों करते हैं? जैसे एग्जांपल देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है जैसे कि मान लो कि भाई अगर कोई बच्चा 12th में कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ये ज़्यादा अनुमान हम लगा सकते हैं इस बात से कि 11th में वो बच्चे का बेस कैसा था। ठीक है, ना कि छठी में वो कैसा था पढ़ने में। अगर वो 6th क्लास में बहुत अच्छा था, ये ज़रूरी नहीं है कि 12th में भी बहुत अच्छा करे, लेकिन अगर वो 11th में बहुत अच्छा था तो इससे ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि वो 12th में भी बेहतर करेगा। समझ में आ रहा है? जो रिसेंट ईयर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है एज़ कंपैरिजन पास्ट ईयर्स, काफ़ी लंबे टाइम पीछे जाके। तो जो हमारा रिसेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमारा ज़्यादा पीछे होगा वो उतना कम इम्पॉर्टेंट होता जाएगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का दूसरा चीज़ ये होता है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, जब प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, मतलब कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी प्रॉफिट, इस तरीके से होता रहता है, तो वो ऑन एन एवरेज तो दिखा देता है लेकिन वो प्रॉफिट के ट्रेंड को सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाता, जो कि जो राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड होता है उसको सही से नहीं बताता। लेकिन जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है ये ज़्यादा इफेक्टिवली जो राइज और डिक्रीज और इंक्रीज़ का जो ट्रेंड होता है प्रॉफिट में उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। समझ में आया मेरे बच्चे? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ज़्यादा सूटेबल है एज कंपैरिजन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। यहाँ तक बात हजम हो गई सबको? चलो, तो इसमें क्या करते हैं बेटे, इसमें मैं गुडविल को जब वैल्यू करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि गुडविल जो होता है ना, गुडविल ऑफ फर्म, किसी भी फर्म की जो गुडविल निकालनी है तो मैं बोलता हूँ एवरेज प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल वेटेड, एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। तो क्वेश्चन उठता है कि सर ये एवरेज वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ये आपको गिवन होगा, ये आपको निकालना पड़ता है। तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट होता है मेरे बच्चे टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। जो वेट है उसका टोटल कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 13-14, क्वेश्चन नंबर 13-14 2020 के हिसाब से और 2019 के हिसाब से क्या कहता है, देखिएगा। कहता है प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पिछले लास्ट 5 ईयर्स में वो दे रखा है कितना, ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 5 सालों का। कहता है कैलकुलेट करना है गुडविल किस बेस पे, 3 ईयर परचेज, मतलब आपका जो परचेज ईयर है वो 3 गुना है। वेटेड प्रॉफिट किसका, वेटेड प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 17 18 19 20, इस तरीके से असाइन करना है। अब इसका आपको निकालना है, तो आपको एक चीज़ तो इसने डेट दे रखा है, ये लो जी। दूसरा चीज़ आपने को इसने प्रॉफिट भी दे रखा है, तो जो प्रॉफिट है इसमें कुछ एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो ये अपने आप में नॉर्मल, मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है ये, तो इसमें एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपका प्रॉफिट है ना और वेट है, आपको वेट गिवन होगा जो कि दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो हमें करना क्या है, इसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट निकालना है किसका, प्रॉफिट का इनटू में वेट। तो यहाँ से आपके पास 2016 31 मार्च 2016, देन 17, देन 18, 19 और ये 20। अब प्रॉफिट दे रखा है आपको 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000, है ना, 18,000। अब यहाँ से आपको वेट दे रखा है, क्या बोला था कि 16 को 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है और 5 देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना आ गया यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख और ये 90,000, इनका जब आप सम करोगे बच्चे तो क्या आएगा इसका सम, 3,48,000। अब यहाँ से निकालना क्या है आपको, एवरेज वेटेड प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। तो आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो इस वेट का टोटल कर लो, सम कर लो, वेट का कितना आएगा ये 15। तो यहाँ से ये कितना आ गया बच्चे, 3,48,000 डिवाइड बाय 15। तो ये इक्वल करोगे कितना आ रहा है, डिवाइड करके करो कितना आ रहा है आंसर, 23,200, 23,200। अब एवरेज वेटेड प्रॉफिट तो निकाल लिया है, क्या काम हो गया ख़त्म, नहीं, हमें तो जी गुडविल निकालना है। तो गुडविल के लिए हमने क्या कहा कि भाई एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितना आ गया यहाँ से 23,200 इनटू में आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, मतलब ऑन एन एवरेज हम इस तरीके से प्रॉफिट जो है कमाएंगे और आने वाले पिछले एफर्ट के बेस पे आने वाले 3 सालों तक सेम रेट ऑफ प्रॉफिट लगभग मिलने वाला है, जिससे पता चलता है कि 69,600 का गुडविल हो गया फर्म का। ठीक है जी, चले एक क्वेश्चन और बढ़िया सा करते हैं जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा और दिमाग की दही हो जाएगी। जी बच्चे देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना है। क्या कहता है पढ़ के देखो, कैलकुलेट करना है गुडविल किस बेस पे, 3 साल के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है ना बच्चे। आगे कहता है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर दे रखा है आपको 17 का, 18 का, 19 का और 20 का। कहता है वेट आपको दे रखा है 1 2 3 4, यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। ठीक है मेरे बच्चे।
आगे कहता है 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 17 को एक मेजर प्लांट को हम रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अगर कोई भी प्लांट को अगर आप रिपेयर करोगे तो जो रिपेयरिंग करने का खर्च आता है वो नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, जो कि हम P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10,000 विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू, और भाई चार्ज भी हमने किया उसको रिवेन्यू, तो रिवेन्यू एक्सपेंस को अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू कंसिडर करोगे तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे पढ़ो क्या कहता है, द सैड सम, मतलब ये अमाउंट के लिए कह रहा है कि जो 10,000 रुपये दे रखा है वो उसको क्या करना है, इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड, उसको ना कैपिटलाइज्ड कर दो, मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, रिवेन्यू नहीं। किसके लिए, फॉर गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए, जो कि सब्जेक्ट टू अ एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि कितना है 10% के हिसाब से आपको लगाना है इस पर डेप्रिसिएशन। आगे कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ईयर के एंड में 31 मार्च 2018 को वो 2019 में वो ओवर वैल्यूड किया गया 1,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो एनुअली 5,000 रुपये दिया जाता है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। आपको ये 3 पॉइंट समझना है, बहुत प्यारे पॉइंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये अपने आप में, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे ग्रो करेगी। चलिए देखो क्या कहते हैं, तो यहाँ से एक हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल वेटेड प्रॉफिट, सॉरी वेटेड प्रॉफिट टेबल निकाल लेते, बना लेते हैं, जिसमें हमें ट्रांजैक्शन दे रखा है और 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ट्रांजैक्शन दे रखा है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा 31 मार्च, ठीक है। मार्च में है 17, 18, 19 और ये हो गया हमारा 2020, ठीक है, सब मार्च में हो रही है। अब उसके बाद क्या कहता है बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आपको ना प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कितना, तो 25,000, 27,000, 46,900, उम्मीद करता हूँ सभी बुक से गो थ्रू कर रहे हैं, 53,810, ठीक है। अब ये आपको प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद पहला पॉइंट कहता है कि आपने एक प्लांट को 1 अप्रैल 2017 को रिपेयर करवाया और जो रिपेयरिंग का खर्च आता है वो 10,000 रुपये आता है, जिसको तुमने रिवेन्यू माना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, और ठीक भी है, कोई गलती नहीं है। लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, मान लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब तुमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना तो तुमने क्या किया होगा, इमेजिन करो, लेट्स से कि आपके सामने ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना हुआ है। तो आपको याद होगा लास्ट ईयर आपने जब P&L अकाउंट बनाया था तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते थे वो डेबिट में आप दिखाते थे, जिससे कि प्रॉफिट क्या होता था आपका, बोलो क्या होता था, बहुत बढ़िया, शाबाश, प्रॉफिट आपका घट जाता था, प्रॉफिट आपका घट जाता था। तो घटने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो घट जब जाता था, तो अब हमें उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नहीं मानना है, कैपिटल मानना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उससे एसेट जनरेट हो रहे हैं। तो अब हमें उस साल के प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ा देना चाहिए, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी पे हमें 10,000 रुपये का खर्च करना पड़ रहा है। कितना भाई, तो 10,000 रुपये का 27,000 वाले में ऐड कर दो। अब क्वेश्चन ने तुमसे क्या बोला कि जब आप उसे रेवेन्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे मेरे बच्चे, तो क्या होगा, होगा ये कि जब तुम रेवेन्यू से उसे कैपिटल मानोगे तो अब तुम्हारे लिए वो एसेट हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन ने बोला कि जब तुम रेवेन्यू माने थे तो भाई डेप तो लगाए नहीं होंगे, अब जब कैपिटल माने हो तो तुम्हें उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10% के हिसाब से, वो भी
WDV मेथड से। तो हम यहाँ से अब डेप्रिसिएशन तो हमारा एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको तो हमें माइनस कर देना चाहिए। तो यहाँ से माइनस करोगे तो 1000, फिर 9000 हो जाएगा अगले साल के लिए तो 900, और फिर अगले साल के लिए 810 हो जाएगा, तो ये तो माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे कहता है सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। देखो ये क्लोजिंग स्टॉक का जो है एडजस्टमेंट आपको समझना ज़रूरी है, और इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को अलग से करा देता हूँ। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक, इसकी सारी पॉसिबिलिटी समझो। क्लोजिंग स्टॉक, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये अंडर वैल्यू रहेगा, या फिर ये ओवर वैल्यू रहेगा। यही दो बातें बता सकता है क्वेश्चन, तीसरी बातें नहीं मिलेगी आपको, या तो अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू। अंडर वैल्यू का मतलब क्या है? अंडर का मतलब कम है और ओवर का मतलब अधिक है। अंडर का मतलब कम, जितना होना चाहिए उससे कम है अगर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्या होगा? और अगर मान लो जितना होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो क्या होगा? इमेजिन करो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको आप क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते थे, याद करो। मान लो लेट्स से कि ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट जब आप लिखते तो यहाँ लिखते थे ना बाय क्लोजिंग स्टॉक, बोलो हाँ या ना 11th में। तो क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा इमेजिन करो कि जितना होना चाहिए अगर अंडर क्लोजिंग स्टॉक अगर उससे कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा लिखते तो प्रॉफिट आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा नहीं आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कम लिखे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होकर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से दो सिनेरियो डेवलप होता है कि जो करेंट ईयर है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आप जितना लिखना चाहिए उससे कम लिखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट उतना कम आएगा। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम आएगा उस साल में, तो आपको उस साल में क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो अगले साल जब बनाओगे तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का बोलो जोर से, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अगर आप अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनाओगे तो अब वो क्रेडिट साइड नहीं, अब वो कहाँ आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक। याद आ रहा है? अब जितना तुमने क्लोजिंग में ट्रांसफ़र किया उतना ही तो ओपनिंग में लिखोगे। तो अब इस साल का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? जितना ओपनिंग होना चाहिए उससे कम होगा, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अगले साल का बढ़ के आएगा। तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर में क्या कर देना चाहिए? करेंट ईयर में प्लस और नेक्स्ट ईयर में माइनस कर देना चाहिए। उसके बाद ओवर वैल्यू जब करो आप, ओवर वैल्यूएशन अगर हो गई, मान लो क्लोजिंग स्टॉक जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो जो करेंट ईयर है उसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा तो मेरे को माइनस कर देना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा, क्योंकि भाई ओपनिंग, अब प्रॉफिट से तो माइनस कर रहे हो आप ओपनिंग स्टॉक को, तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आ रहा होगा, तो फिर आपको प्लस कर देना चाहिए। तो क्या नोटिस कर पा रहे हो कि इसका जस्ट अपोजिट इस साइड होता है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में लिखना, फिर मैं इसको हो सकता है कि आपको अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बना करके समझाऊँ। अब यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो इसको मेरे को क्या कर देना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक को देखो 2018 और 19, तो 18 का देखोगे 2018 और 2019। अब 2018 का अगर क्लोजिंग स्टॉक देखोगे तो क्या कहता है कि ये ओवर वैल्यूड है 1000 से। तो 18 का 1000 रुपये से अगर ओवर वैल्यूड है तो 1000 रुपये मेरे को क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। तो यही 1000 रुपये अगले साल में क्या कर देना चाहिए? प्लस कर देना चाहिए। और यहाँ पे 2019 का ओवर वैल्यूड कितना है? 2019 का ओवर वैल्यूड कितना है? 2000। तो ये माइनस हो जाना चाहिए और यही अगले साल प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी बताया मैंने। अब आगे बोलता है कि जो मैनेजमेंट कॉस्ट है एनुअली वो कितना जाता है? मैनेजमेंट कॉस्ट जो एनुअली जाता है, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, वो कितना आता है? 5000 का। तो 5000 इधर माइनस किया, 5000 इधर से माइनस किया, 5000 आप सबसे माइनस कर दो। अब जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा? आपको यहाँ से क्या मिलेगा? नॉर्मल वेटेड प्रॉफिट।
नॉर्मल वेटेड प्रॉफिट। तो नॉर्मल वेटेड प्रॉफिट कितना आया, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 20,000, यहाँ से करोगे तो 30,000, फिर 40,000, देन 50,000। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने आपसे बोला कि आपको वेट दे रखा है, वेट इसके लिए 1, 2, 3 और 4। तो अगर मैं वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा वेटेड प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कितना आ जाएगा 20,000, 60,000, 1,20,000 और ये 2 लाख। अब अगर इसका हम सम कर दें, इसका हम सम कर दें तो क्या आएगा मेरे बच्चे, एवरेज वेटेड प्रॉफिट अगर निकाल लोगे, एवरेज वेटेड प्रॉफिट अगर आप निकाल लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 और प्लस 2 लाख डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। तो सम ऑफ वेट कितना आएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ से कितना आ गया, 40,000 आ गया। अब आपको निकालना क्या था, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म। तो कैसे निकालोगे, तो आप कहते हो एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ से 40,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 इयर्स। तो यहाँ से आ गया 1,20,000। ठीक है जी, ये आ गया आपका गुडविल ऑफ फर्म, आंसर हो गया ये। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक तो था ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।